हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेट की। ठीक है बच्चों, सेट के एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन की। बच्चों इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जब तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप एक्सरसाइज को हल नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें। सभी बच्चों के लिए यही अनिवार्य है। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक अगर देखते हैं तो आपकी एक्सरसाइज का जो 80% जो भाग है वो आपका इंट्रोडक्शन में ही कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आती है तो एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन ही हल करने होते हैं, तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चालू करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पार्ट है वेन आरेख। ठीक है बच्चों, क्या है वेन आरेख, जिसको हम क्या बोलते हैं वेन डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट है वेन आरेख। ठीक है बच्चों, क्या है वेन आरेख है। अब हम इस वेन आरेख को समझेंगे कि वेन आरेख क्या है, कैसे बनेगा। ठीक है, अब वेन आरेख कैसे बनते हैं, मान के चलिए मेरे पास एक सेट है। बच्चों वेन आरेख को समझिए ध्यान से, है ना। वेन आरेख समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वेन आरेख आपके समझ में आता है तो जब मैं यूनियन पढ़ाऊंगा, है ना, यूनियन ऑफ सेट और मैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट पाऊंगा, तब वहाँ पर वेन आरेख का यूज़ करूँगा, क्योंकि समझाने के लिए। अगर समझ में ये वेन आरेख इतना कठिन नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही सरल है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार पॉज करते रहिए और देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वेन आरेख में मैं सबसे पहले बात करता हूँ। मेरे पास एक सेट है, इस सेट को मैं कह देता हूँ यू है। लेट्स सपोज यू इज इक्वल टू, अगर मैंने कहा यहाँ पर ABC अप टू ऑन XYZ, मतलब समझ गए होंगे आप। जो ये हमारे पास सेट है यू, है ना, ये क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका एक सेट हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट ए है, A इज इक्वल टू AEIOU। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने तो ये कह दिया कि मेरे पास एक जो सेट है यू, वो अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर है उनका समूह हो गया। और जो एक सेट ये ए हो गया, ये जो सेट ए है ये क्या हो गया बेटा, कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह हो गया। अब इसको हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं एक आयताकार संरचना बना देता हूँ, है ना। एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, एक वेन थे, है ना, वेन नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसकी रचना की है बहुत ही सरल बनाने के लिए, अवयवों को सेट को समझाने के लिए, समुच्चय को समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये यू हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसी के अंदर देखो AEIOU, ये इसके अंदर है पूरे के पूरे, तो मैं इसको एक वृत्ताकार रूप में ये ए रिप्रेजेंट करता हूँ। मान के चलिए ये ए है। इतनी बात क्लियर हो गई, अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। बाहर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं अंदर इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा, यू हो चुका है। ये क्या है हमारे पास, ए है। अब इतनी बात क्लियर है। अब मैं बताता हूँ इसको आगे। अब देखिए, अब मैं बोलूँगा तो ए क्या क्या है, ए में क्या क्या दिए गए, पहले अंदर वाला भर देते हैं हम। ए भी है, यहाँ पर ई भी है, यहाँ पर आई भी है, यहाँ पर ओ भी है और यू है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ तो यू में तो कंप्लीट ABCD जितनी भी अंग्रेजी वर्णमाला है उसके स्वर है, उसके पूरे आल अक्षर है, सभी दिए गए हैं, आल लेटर्स है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ए भी है, लेकिन ए तो यहाँ आ चुका है ना, यू में ही तो है ये, इसलिए ए को नहीं लिखूँगा बार से बार। ये हो जाएगा बी, उसके बाद सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई की, तो ABCD ये हो गया। ई की बात करते तो ई तो पहले आ चुका है और ये ए में भी है और यू में भी है, तो ई को बार बार नहीं लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भी एलिमेंट्स यहाँ दिए हैं उनको नहीं लिखेंगे और बाकी जो बच जाएंगे एक्स वाई और जेड पूरे यहाँ पर आ जाएंगे। अब समझ में आया कि वेन आरेख कैसा होता है। वेन आरेख का मतलब मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ, जैसे हमने पढ़ा था जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ए क्या हो गया, एक सेट में, अब समझना अच्छे से। अगर मैंने कहा कि एक सेट ए हो गया, ए इज इक्वल टू, अगर मैंने कहा ये मान के चलिए एक्स इज सच दैट एक्स इज बिलोंग टू
मान के चलिए ये हमारे पास अपन हम ये बोल देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर हो गया, या हम ये कह देते हैं कि ये होल नंबर हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये होल नंबर हो गया। अब मैं ये कहता हूँ कि b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरे पास ये दो सेट गिवन हैं, अब मैं इसको कैसे लिखता था? देखो, मैं जब नंबर सिस्टम बताया था वहाँ पर ऐसे बताया था ना कि मान के चलिए कि ये क्या हो गया, पूरा का पूरा होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, होल नंबर से छोटा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर को अंदर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये b हो गया और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 1 2 3 डैश होंगे आगे तक। ठीक है, लेकिन यहाँ 0 होता है क्या? नहीं, पर 0 किस में होता है? होल नंबर में होता है, तो होल नंबर में 0 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। ये 0 आ चुका है, 0 को छोटा बना लेते हैं, तो ठीक है, ये 0 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये 0 हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, जब ये 0 हो चुका है, लेकिन ये भी तो भैया इसी में है, मतलब क्या बोलते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं हम? होल नंबर बोलते हैं कि नहीं, कि जितने भी प्राकृत संख्या होती है वे पूर्ण संख्या भी होती है, तो मतलब ये यहाँ इंक्लूड हो चुका है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसको भी इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये और बी कोई दो सेट है, तो उनका वेन आरेख ऐसा बनेगा। क्लियर हो गई वेन आरेख? वेन आरेख समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? अब देखिए, मैं और एक बात ले लेता हूँ। मान के चलिए मेरे पास एक सेट ए है, तो 2-3 ले लेते हैं उदाहरण के लिए। एक सेट है ए है, ए इज इक्वल टू, मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया, बस इतना रख लेते हैं। b इज इक्वल टू 0 1 2 3 5 7 9, c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा हमारा, मान के चलिए 4 5 6 7 8 और 9। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका हमें वेन आरेख बनाना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? अब मैं इसके वेन आरेख की बात करूंगा, तो वेन आरेख कैसे बनाएंगे? तो वेन आरेख देखिए आप, अब मैं यहाँ मान के चलिए वेन आरेख यहाँ बना देता हूँ। यहाँ समझ में आ रहा है सभी को? तो देखिए वेन आरेख हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये वेन आरेख बना लेते हैं, ये ठीक, ये वेन आरेख बना रहा हूँ मैं। अब देखिए कि मान के चलिए ए बी सी है, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है अपने को? ए दिख रहा है, तो मैं इसको ए मान के चला। उससे छोटा बी दिख रहा है, तो ये बी मान लिया। जो बी में है वो सी में भी है, मतलब कुछ बी में है वो सी में भी है, मतलब सी ए हो गया उदाहरण के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि पहले तो मैं सबसे छोटा वाला भर लेता हूँ, मान के चलो सी, इसको मैंने बोला बी है ये, और ये सी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें हमको एलिमेंट्स फिलअप करने हैं, तो देखिए सबसे पहले हम सी को देखते हैं। सी में 4 है, यहाँ 4 है, नहीं है, तो ये 4 आ गया। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 दोनों में आ गए। देखो ये सी में भी इंक्लूड हो रहा है, बी में भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद 6 देखते हैं। 6 ये केवल यहीं पर ही है। 7 इसमें भी है, तो ये 7 हो गया। 8 नहीं है, 8 इसमें ही है, और 9 इसमें है। तो देखो 5 7 9 आ चुका है, तो बचा 0 1 2 3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 0 1 2 3 यहाँ पर आपको 0 लिख लेना चाहिए, 0। ठीक है, 0 भी लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए, अब 0 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, 7 भी हो गया है, 8 भी हो गया है, और 9 भी हो गया है। मतलब ए को भरना नहीं है, क्योंकि ए में ही तो ये सब है, मतलब ए में आ चुके हैं। क्लियर हो गई थी बात? तो वेन आरेख आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ गया होगा वेन आरेख? अगर वेन आरेख समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार पॉज करें, और समझ में आ जाएगा कि बार बार पॉज करके इसको बनाते रहें, तब को समझ में आ जाएगा कि वेन आरेख होता क्या एक्चुअल। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम वेन आरेख के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब वेन आरेख के बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यूनिवर्सल ऑफ सेट है ना, यूनिवर्सल ऑफ सेट बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट देखते हैं। ठीक है, संघ, समुच्चयों का संघ। क्या बात करने वाले हैं? समुच्चयों का संघ, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स, हमें समुच्चयों का संघ देखना है कि समुच्चयों का संघ क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं समुच्चयों के संघ की। अब मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर बात करते हैं कि माना
देखिए थोड़ा डेफिनेशन इसके देख लेते हैं। माना ए व बी दो समुच्चय है, दो समुच्चय है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं क्या कहता हूं, संघ, संघ में बात समझना है ना अच्छे से। माना ए व बी दो समुच्चय है, तब हम कह सकते हैं तब ए व बी के प्रत्येक अवयव यदि एक ही समुच्चय में हो तो उसे ए व बी का समुच्चय क्या कहते हैं, संघ कहते हैं, संघ कहते हैं, जिसे ये U से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे U से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब बात समझ रहा हूं, अब अच्छे से समझते हैं। या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे A यूनियन B, ठीक है, A यूनियन B बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं मानता हूं कि माना एक सेट A है हमारे पास, A इज इक्वल टू, मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और B इज इक्वल टू, मैंने कहा 2 4 6 8, ठीक है, इतने ले लेते हैं। अब मेरे पास दो सेट हो गए A और B, दो सेट हो गए। अब क्या करेंगे हम, सेट A ले लेता हूं मैं A। अब देखो यूनियन B, मुझे सेट A यूनियन B रिप्रेजेंट करना है, A यूनियन B मतलब A और B का संघ, समुच्चय है ना, संघ रिप्रेजेंट करना है, यूनियन रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा A के भी एलिमेंट आने चाहिए और B के भी एलिमेंट आने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 तक। अब देखिए ध्यान से, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 है 6 है, 7 है 7 है, ठीक है। सभी यहाँ के तो A के तो पूरे दिख गए। B के देख लेते हैं, 2 है 2 है, 4 है, 6 भी है, 8 भी है, मतलब A और B के दोनों के एलिमेंट। हाँ अब एक बात, कई बच्चे क्या करते हैं, सर A में भी है, देखो A में 2 है, सर B में भी तो 2 है, दोबारा लिखना चाहिए, नहीं, हम एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते, ठीक है, केवल एक बार लिखते हैं, ये याद रखना है अपने को। तो क्या हुआ, यूनियन क्या हो रहा है, यूनियन क्या हो रहा है, मतलब A के भी एलिमेंट हो जाने चाहिए और B के भी एलिमेंट हो जाने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। और A और B में अगर कोई कॉमन दिख रहा है, ठीक है, कोई कॉमन दिख रहा है तो हमको उसको एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। अब देखो यार, अब इसको कैसे देखना है, अब यूनियन की बात करनी है, अब यूनियन की तो बात करनी है मैं। अब यूनियन की जब बात कर रहा हूं मैं, तो A यूनियन B निकल गया हमारे सामने। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यदि मैं इस सेट को कौन से फॉर्म में लिखना चाहूंगा, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहूंगा, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, तो A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X कॉमा X इज बिलोंग टू A एंड X इज बिलोंग टू B। ये तो बात होगी। क्या होगा कि A यूनियन B हो गया इज इक्वल टू X सच दैट X इज बिलोंग टू A, यहां पर X A से भी बिलोंग कर रहा है एंड X बिलोंग टू B, और X B से भी बिलोंग कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब देखिए कि आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि हम किस प्रकार से इन दो की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट। अब देखिए कि मैं इनके को अगर वेन आरेख के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, मैंने इसके पहले बोला भी था कि वेन आरेख के रूप में लिखते हैं, तो वेन आरेख के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे इस पर चर्चा करते हैं। मान के चलिए, अब मैंने कहा वेन आरेख में ऐसी तो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक सेट A हो गया, ये B हो गया, इसको मैंने कहा A है, इसको मैंने कहा B है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनिए, A के एलिमेंट पहले देख लीजिए, कॉमन कौन से दिख रहे हैं, 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है ना। तो हो गया 2 4 और 6, देखो इसमें बीच में आगे कॉमन पॉइंट आ गए, ठीक है। अब बच क्या क्या गए, 1 3 5 7, 1 3 5 7,
यहाँ बच कौन सा गया 8। तो हम यूनियन को, किन्हीं भी दो सेटों के यूनियन को इस प्रकार से वेन आरेख में रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, आ रहा है ना समझ में, कैसे वेन आरेख में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इन दोनों सेटों को। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये इसका वेन आरेख भी रूप होता है। मान के चलो एक सेट ए और बी दिया गया था, इसका यूनियन भी बता दिया मैंने। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, मान के चलिए आप नोट करते चलिए साथों साथ, है ना, डेफिनेशन हो गया। अब देखिए, अगर मैंने कहा कि एक सेट मेरे पास ए है, ए इज इक्वल टू, अगर मैं ए इज इक्वल टू एक सेट बोला, अब सेट बोल दिया हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर मान के चलिए मेरे पास ये मान के चलो एक विषम नंबर होगा, है ना, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। b इज इक्वल टू, ये अब हमारा हो जाएगा बेटा 0 हो गया, 2 हो गया, 4, 6 और 8, यानी कि ये और नंबर्स का सेट हो गया और ये एवन नंबर का सेट हो गया। अब यदि मैं a यूनियन b बोल दूँ, a यूनियन b इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर a भी आना चाहिए और b के भी एलिमेंट आना चाहिए, तो 1 0 भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। बात समझ में आ गई। अब इसको अगर मैं किस रूप में, वेन आरेख के रूप में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे इस प्रकार से, मान के चलिए a हो गया और ये b हो गया। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, इसके लिए अलग अलग चित्र बना दिया। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है। अब देखिए a कौन कौन से हो गए, तो 1 3 5 7 और 9 हो गए। उसके बाद b देखा जाए तो ये क्या 0 2 6 4 भी है यहाँ पर और कितना है 8 भी है, तो ये हो गए। आप समझ में आ गए वेन आरेख कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस प्रकार से हम किन्हीं भी दो सेटों का यूनियन लिखेंगे। यूनियन मतलब होता है संघ, संघ की बात कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण बताता हूँ मैं आपको अच्छा सा, मैंने बोला 4 लोग हैं, 4 जो व्यक्ति है, मैंने बोला वो 4 व्यक्ति अगर एक काम कर रहे हैं, बात समझिए, वो 4 व्यक्ति हैं। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, मान के चलो वो मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 4 मतलब कि पुरुष है और 3 महिलाएं हैं। अब 4 पुरुष कौन कौन से हैं, वो 4 पुरुष है A B C D, इतनी बात समझ में आ गई, ये 4 पुरुष हो गए। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास 3 महिलाएं थी, उनका नाम है X Y और Z, हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं अगर संघ बनाना चाहता हूँ, अगर ये इनको पेमेंट नहीं मिल रही मान के चलो, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जिसके पास काम कर रहे हैं उनके पास जाएंगे तो संघ बना के जाएंगे, तो संघ बनेगा, तो उसमें A भी आएगा, B भी आ जाएगा, C भी आ जाएगा, D भी आ जाएगा, X भी आ जाएगा, Y भी आ जाएगा, Z आ जाएगा, मतलब पूरे के पूरे ही तो मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं दूसरी बात ये भी कह देता हूँ, यहाँ थोड़ा समझना, अगर मैंने बोला कि मान के चलिए, उसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, बोर्ड को थोड़ा अच्छे से समझिएगा इसको, है ना। अगर मैंने ये बात कहा कि मान के चलिए ये एक बिल्डिंग बन रही है, ये कोई राम नाम का व्यक्ति बना रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। ये बिल्डिंग में ए काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है और डी भी काम कर रहा है, ठीक है। अब ये भी राम ही बना रहा है दूसरी बिल्डिंग। अब इसमें कौन कौन काम कर रहा है, ध्यान से देखिए, ए काम करता है, बी काम करता है, इसके बाद एक्स काम करता है, वाई काम करता है और जेड काम करता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये इन दोनों को पेमेंट नहीं हो रही है, ये देखो ए बी सी डी, अब बात समझना, ए बी, अब ये दिन में काम किया जा रहा है और रात में काम किया जा रहा है, मान के चलो, ठीक है, तो दिन में भी काम करते हैं और रात में भी करते हैं, दो हाजिरी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं देखो ये जब पूरे के पूरे मिल करके जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि ए भी जाएगा फिर यहाँ का भी ए जाएगा, अरे ए तो एच है तो ए ही तो जाएगा, फिर बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा, एक्स जाएगा, वाई जाएगा और जेड जाएगा, यही तो बात होगी। मतलब हम ए और बी में कोई सेम एलिमेंट है उनको 2 बार नहीं लिखते, इतनी भी बात क्लियर हो गई आपको। इन दोनों मतलब उदाहरण से समझ में भी आ गया होगा किस प्रकार से हम यूनियन बोलते हैं सेटों का, इतनी बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, इतनी बातें बता दिया तो कुछ बातें मुझे ध्यान आ रही है इसकी, आपको कुछ गुणधर्म याद रखने हैं। अब गुणधर्म क्या क्या है, उन गुणधर्म की ओर चलते हैं। देखिएगा, पहला गुणधर्म क्या है, पहला गुणधर्म होता है बेटा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, है ना, क्रम विनिमय। तो याद रखिएगा आप, ये नियम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नियम आपको बहुत ही काम आने वाले हैं आगे, ठीक है, क्योंकि सेट बहुत सारी जगह काम आता है, ठीक। तो क्या हो गया क्रम विनिमय, क्रम विनिमय अगर मैंने कहा कि एक सेट ए है, ए यूनियन बी बोला तो बेटा बी यूनियन ए भी होगा, मतलब कि ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी इसके इक्वल होगा,
बात समझ रहे हो? कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि a इज इक्वल टू 1 2 है, b इज इक्वल टू बेटा 2 4 है, तो बेटा a यूनियन b क्या होगा 1 2 4 होगा कि नहीं, और b यूनियन a की भी बात करूँगा तो 1 2 4 ही तो होगा कि नहीं इतना। तो एक बात ये समझ में आ रही है हमको कि a यूनियन b बोलो या b यूनियन a बोलो, बात एक ही है। तो क्या हो गया, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या होता है, यदि a यूनियन ब्रैकेट ऑफ b यूनियन c है तो इज इक्वल टू ए ब्रैकेट ऑफ a यूनियन b इस ब्रैकेट क्लोज यूनियन c होता है। इतनी बात याद रखनी है आपको कि यदि a यूनियन ब्रैकेट ऑफ b यूनियन c है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, a यूनियन b एक ब्रैकेट में ले लीजिए और यूनियन c। इसको भी एग्जांपल के तहत समझ लेते हैं, किस प्रकार से इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल मान के चलो ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर c बोल देता हूँ, c इज इक्वल टू 1 2 3। इतनी बात क्लियर हो गई। तब मैं क्या कहूँगा, a यूनियन b निकाल देता हूँ पहले। a यूनियन b निकाले तो a यूनियन b इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 1 2 4। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर b यूनियन c भी निकाल देते हैं, तो b यूनियन c निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b यूनियन c मतलब 1 2 3 4। अब मैंने कहा कि a यूनियन b यूनियन c निकाल लेते हैं, a यूनियन b यूनियन c निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b ये दिख रहा है यूनियन c, मतलब 1 भी दिखा 2 भी दिखा 3 भी दिखा और 4 भी दिखा। अब मैं कहता हूँ कि a यूनियन b यूनियन c निकाल देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। देखो ये क्या हो गया, a यूनियन b यूनियन c 1 2 1 2 तो दिखा, लेकिन 1 2 3 4 और मतलब आपको दिख रही होगी ये दो कंडीशन, ये दोनों कैसी दिख रही है, इक्वल दिख रही है। जब ये दोनों कंडीशंस आपको इक्वल दिख रही है मतलब a यूनियन b यूनियन c और a यूनियन b यूनियन c ये दोनों कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब ये क्रम विनिमय नियम सहचर्य नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। आपको दो कंडीशन तो समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं तत्समक नियम, ठीक है। अब कौन सा हम देखेंगे, इसका नेक्स्ट नियम तत्समक नियम देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। तो तत्समक नियम की बात करते हैं तो थर्ड यहाँ आ जाएगा ना, तत्समक नियम। तत्समक नियम में क्या होता है, ए यूनियन अगर फाई है, ए यूनियन फाई है इज इक्वल टू ए होगा। अरे सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि मेरे 5 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और दूसरे काम में 0 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो दोनों का संग निकालूंगा तो जो 5 व्यक्ति है वही तो आएंगे, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं हम वर्ग सम नियम। अब कौन सा नियम देखेंगे हम, वर्ग सम नियम देखते हैं। वर्ग सम नियम क्या होगा, यहां लिख लेते हैं। वर्ग सम नियम क्या होता है कि मैंने कहा कि मान के चलिए फोर्थ देखते हैं, वर्ग सम नियम, ठीक है। अगर मैंने कहा कि a यूनियन a है तो इज इक्वल टू a ही होगा, सिंपल सी बात है। a यूनियन a है तो a ही तो होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, ये कैसे होगा, क्लियर है कि नहीं। देखो मैंने कहा a इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। तो भैया a यूनियन a निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 ही तो आएगा, 1 2 ही तो रिपीट होगा, ठीक है। a यूनियन a इज इक्वल टू a, ठीक है। अब देखिए इसी में, और ये अगर मैंने एक कंडीशन माना तो दूसरी कंडीशन ये भी होती है, बी कंडीशन। मैं कह सकता हूं कि a यूनियन u हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। a यूनियन u हो गया, ये यूनियन है और ये u अलग है। ये u मतलब ये u मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये यूनियन मतलब संघ है, ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू u होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया होगा तो देख लीजिए। अगर मैंने कहा कि मेरे पास a इज इक्वल टू AEIOU है, इतनी बात क्लियर हो गई। और मैंने कहा कि मेरे पास u इज इक्वल टू ABCD XY और क्या है Z है, मतलब कि मैं A यूनियन B की बात करूंगा तो ABCD अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे अक्षर आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब u ही तो आएगा यार,
इसीलिए क्या हुआ, ए यूनियन यू इज इक्वल टू जी होता है। तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गए आपके वर्ग सम नियम भी क्लियर हो गए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में